तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर पीएसएलवी C62 स्ट्रेज फ्रॉम फ्लाइट पाथ फेल्स टू लॉन्च सैटेलाइट। तो यहाँ पर इसरो का जो पीएसएलवी C62 है ये बेसिकली हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 और 15 छोटे सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जा रहा था। लॉन्च बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन थर्ड स्टेज में इस लॉन्च व्हीकल के एंड में रॉकेट का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया और इस वजह से रॉकेट अपना सही ट्रैजेक्टरी है वो फॉलो नहीं कर पाया और सभी जितने भी सैटेलाइट्स थे वो सारे स्पेस में खो गए या लॉस्ट हो गए। तो ये और भी बड़ा सेटबैक इसलिए क्योंकि मई 2025 में पीएसएलवी C61 भी गया था और इस मिशन में भी थर्ड स्टेज में जो है ग्लिच हुआ था, तो उसकी वजह से वो भी फेल हो गया था। और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 क्या था, बेसिकली स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पर्पस से यूज होना था, और जैसे कि बॉर्डर सर्विलेंस, एनिमी मूवमेंट ट्रैकिंग, इन सब के लिए। तो यहाँ पर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और 15 अदर सैटेलाइट से इनका नुकसान कौन बियर करेगा? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तो इंडियन गवर्नमेंट का था, तो ये पूरा का पूरा लॉस जो है गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा। और जो प्राइवेट और फॉरेन सैटेलाइट्स हैं अदर 15 इन्होंने लॉन्च का इंश्योरेंस लिया होता है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी इनका पूरा पैसा दे देगी, लेकिन जिनका इंश्योरेंस नहीं है उन्हें खुद लॉस उठाना पड़ेगा। तो अब इसमें रिस्क क्या बढ़ गया है कि 2 पीएसएलवी फेलियर होने से, लगातार होने से बेसिकली इसरो की रिलायबिलिटी पर इंटरनेशनली सवाल उठ सकता है। दूसरा, इंटरनेशनल कस्टमर्स जो हैं सैटेलाइट के, वो कॉशियस हो जाएँगे और इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो भी बढ़ सकता है। तो यहाँ पर स्टेजेस देख लेते हैं पीएसएलवी की क्या-क्या होती हैं। स्टेजेस बेसिकली इसके 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होती है सॉलिड फ्यूल की, जिसमें सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है, और सेकंड जो स्टेज होती है उसमें लिक्विड फ्यूल यूज़ होता है, जिसमें विकास इंजन भी होता है। ये रॉकेट को सही डायरेक्शन देता है, स्पीड और एंगल को कंट्रोल करता है। फिर ये बेसिकली थर्ड स्टेज होता है। थर्ड स्टेज में ये इसमें सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है। ये रॉकेट को जो ऑर्बिटल स्पीड है उस पे ले जाता है। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है। इसी स्टेज में दोनों पीएसएलवी C61 और C62 दोनों जो है फेल हुए हैं। और फाइनल स्टेज होती है फोर्थ स्टेज में लिक्विड फ्यूल यूज़ होता है। तो ये सारी अलग-अलग स्टेजेज़ हैं पीएसएलवी की। फिर बोलते हैं कि इफ डेटा इज द न्यू ऑयल, व्हाट डज दैट मेक डेटा सेंटर्स? तो यहाँ पर बोलते हैं कि जैसे दुनिया में कुछ कंट्रीज पर सस्ता माल जो है डंप किया जाता है, जैसे चाइना कभी कभी इंडिया में सस्ता माल डंप करता है, वैसे ही आने वाले टाइम में इंडिया पर बैड डेटा सेंटर्स डंप होने का रिस्क है। ये क्या मतलब है कि बोलते हैं कि आज डेटा न्यू ऑयल है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड और डिजिटल इकोनॉमी के लिए डेटा सेंटर्स बहुत सारे डेटा सेंटर्स चाहिए, पर सब डेटा सेंटर्स अच्छे नहीं होते हैं। बोलते हैं कि गुड डेटा सेंटर्स कौन से होते हैं और बैड डेटा सेंटर्स कौन से होते हैं। गुड डेटा सेंटर्स वो होते हैं जिसमें कि कम इलेक्ट्रिसिटी लगे, पानी का कम यूज़ हो और एफिशिएंट कूलिंग यूज़ करे वो, और ग्रिड ग्रिड जो है अपग्रेड करने का खर्चा जो है खुद उठाए, कस्टमर्स पे ना डाले। एनवायरनमेंट और जो लोकल लोग हैं उनको नुकसान ना दे। तो और बैड डेटा सेंटर्स क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, वाटर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और गलत जगह पर यानी कि वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में लगाया जाता है। पॉल्यूशन और नॉइज़ जो है काफ़ी बढ़ाता है बैड डेटा सेंटर, और पर जो जॉब्स हैं बहुत कम देता है। और तो यहाँ पर बोलते हैं कि यूएस और चिली जैसे कंट्रीज़ में लोग जो बैड डेटा सेंटर्स हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ पर? यूएस और चिली में। तो जब वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कंपनीज़ बेसिकली क्या करना चाहती हैं कि इंडिया जैसे जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं, उसमें आना चाहती हैं जहाँ पर जो लैंड है वो सस्ती है और रूल्स काफ़ी लूज़ होते हैं और गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव्स देती है इन चीज़ों के लिए। तो इंडिया ऑलरेडी जो है बोलते हैं कि डेटा सेंटर हब बनना चाहता है और 2030 तक जो कैपेसिटी है 4 से 5 गुना अपनी जो है बढ़ाने वाला है। तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में एक तो प्रॉब्लम वाटर शॉर्टेज का रहेगा, और सेकंड है कि जो यहाँ पर एनवायरमेंटल एनफोर्समेंट है, वो भी काफ़ी वीक है। और जो थर्ड बताते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड प्रेशर है, यानी कि जो एक डेटा सेंटर है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम करता है। एक सिंगल जो है लार्ज डेटा सेंटर की बात करें तो एक छोटे से शहर जितनी बिजली यूज़ करता है, और जब कोई डेटा सेंटर एक ही एरिया में लग जाते हैं तो वहाँ पावर ग्रिड ओवरलोडेड हो जाते हैं। और इसलिए रिस्क ये है कि बेसिकली हाई पॉल्यूटिंग, हाई वाटर यूजिंग डेटा सेंटर्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाने का ये रिस्क है इंडिया में। तो आर्टिकल का मैसेज है कि डेटा सेंटर्स चाहिए पर
सही जगह, सही डिज़ाइन और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए और लोगों को वॉच करना होगा कि एक्सेस सब्सिडीज़, सीक्रेट डील्स, वाटर का मिसयूज़ और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो लोगों पर ना डाला जाए, वरना बोलते हैं इंडिया जो है डिजिटल डंप यार्ड बन सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया जर्मनी साइंस पैक्ट टू शोर अप डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने डिसाइड किया है कि इंडिया और जर्मनी अब सिर्फ डिफेंस जो है खरीदेगा नहीं, बल्कि साथ में वेपन्स, डिफेंस सिस्टम और टेक्नोलॉजी जो है वो बनाएगा भी, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट करेगा। तो मतलब जर्मनी टेक्नोलॉजी देगा, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करेगा, तो ये मेक इन इंडिया प्लस जर्मन टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। तो डिफेंस में क्या होगा, इंडिया और जर्मनी की जो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं साथ में काम करेंगे, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो बढ़ाया जाएगा। जर्मनी ने डिफेंस ट्रेड के रूल सिंप्लीफाई किए हैं और इंडो पैसिफिक पर फोकस है, यानी इंडिया और जर्मनी इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना चाहते हैं। इसलिए इंडो पैसिफिक में नेवी, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद में स्किल्ड वर्कर और एजुकेशन की बात करें तो जर्मनी को बेसिकली इंजीनियर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस चाहिए और इंडिया से स्किल्ड प्रोफेशनल्स जर्मनी जाएँगे। हायर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में भी एमओयू हुआ है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जर्मन पीएम जो है उन्होंने बोला कि जो वर्ल्ड है उसमें इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्पेशली वॉर्स, ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स की वजह से। तो इनडायरेक्टली ये ट्रम्प के टैरिफ की तरफ हिंट था, क्योंकि अमेरिका ने इंडिया पर हैवी टैरिफ लगाया हुआ है और जर्मनी ने बोला हम ऐसा नहीं करते हैं। तो इंडिया और जर्मनी चाहते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो जल्दी से जल्दी हो, फाइनलाइज हो, ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है दोनों ज़्यादा से ज़्यादा हों और इससे जर्मन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी। इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूरोप का बड़ा मार्केट का एक्सेस भी मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ईरानियंस कॉलिंग फॉर नेगोशिएशंस आफ्टर यूएस थ्रेट टू लॉन्च स्ट्राइक्स ट्रम्प। तो यहाँ पर ईरान में गवर्नमेंट के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं, स्पेशली वहाँ पर इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन को लेके, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके और जो वहाँ की करेंसी है वो लगातार बहुत ज़्यादा वैल्यू उसकी गिर रही है, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है, जिससे कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और यहाँ पर एक्टिविस्ट के हिसाब से 150 से ज़्यादा लोग जो है मारे जा चुके हैं और इस पर ट्रम्प ने वार्निंग दी है ईरान को कि अगर वायलेंस जो है वो बंद नहीं हुआ तो अमेरिका मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। और ट्रम्प ने कहा कि ईरान अब नेगोशिएशंस चाहता है। ईरान ने डायरेक्टली डिनाई नहीं किया, बल्कि बोला कि हम डिप्लोमेसी के लिए ओपन है, पर अमेरिका अपनी जो है जो शर्तें हैं वो ज़बरदस्ती ना थोपे। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या बोलना है कि वायलेंस के पीछे इज़राइल और अमेरिका का हाथ है और प्रोटेस्टर्स को बाहर से वो भड़काया गया है। तो यहाँ पर ट्रम्प और उनकी जो टीम है बेसिकली मिलिट्री एक्शन, साइबर अटैक और इज़राइल के थ्रू अटैक, इन सब ऑप्शन पर सोच रहा है। और ट्रम्प ईरान से क्या चाहते हैं कि ईरान जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे अपना और मिसाइल प्रोग्राम को भी लिमिट करे। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे राजस्थान का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक पंचायत के बारे में है, बमनवास कंकड़ पंचायत राजस्थान का। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये राजस्थान का पहला विलेज क्लस्टर बन गया जहाँ पर 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है और मतलब कि उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ नहीं होता है, केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होता और कोई भी हार्मफुल जो मेडिसिन एनिमल्स के लिए यूज़ नहीं की जाती है। तो ये बदलाव क्यों हुआ है कि बोलते हैं कि गाँव के फार्मर्स ने नोटिस किया कि उनकी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो गिर रही है, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है और केमिकल से जो बीमारियाँ हैं वो भी बढ़ रही हैं, खर्च बढ़ रहा है और प्रॉफ़िट कम हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया शॉर्ट टर्म के बजाय उन्होंने लॉन्ग टर्म हेल्दी फार्मिंग उन्हें चाहिए। जो ये लाइवलीहुड है इनका, गाय-भैंसे हैं, उनको भी नेचुरल फीड देते हैं, कोई हार्मफुल इंजेक्शन नहीं देते हैं। तो इनको इससे दूध भी ज़्यादा सेफ मिलता है और एनिमल्स हेल्दी रहते हैं, मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा मिलता है। तो इससे फ़ायदे क्या मिले, ऑर्गेनिक बनने से इनको जो ज़मीन में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो वापस रीग्रो हो गए। बीज़ और इंसेक्ट्स जैसे जो हेल्पफुल जो जीव हैं वो भी बढ़े हैं। फसल की क्वालिटी है वो भी बेटर हुई है और केमिकल खरीदना बंद कर दिया इन्होंने, जिससे कि कॉस्ट कम हो गई है। तो प्रीमियम जो है मार्केट में वो भी ज़्यादा मिलने लगा है। तो सर्टिफ़िकेशन मिलने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट और मार्केट ने ऑफ़िशियली माना कि ये पंचायत जो है यहाँ पर सब कुछ ऑर्गेनिक है। इससे इनका जो एक्सपोर्ट है और जो प्रीमियम बायर्स, दोनों के लिए डोर्स ओपन हो गए हैं और फार्मर्स को ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया? एक तो बेसिकली बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑर्गेनाइज़ेशंस ने फार्मर्स को वहाँ पर ट्रेनिंग दी, डेटा कलेक्ट किया और सर्टिफ़िकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करवाया और गाँव वालों ने खुद मिलकर ये चेंज किया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है।
फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे आंध्र प्रदेश का जो अनकपल्ली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर संक्रांति के टाइम पे कॉक फाइट कराई जाती है। रूस्टर या कॉक फाइट जिसमें मुर्गों को लड़ाया जाता है। तो अभी क्या है इन पर कोर्ट्स ने बैन लगा रखा है। इल्लीगल होने के बाद भी ये क्यों हो रहा है? बोलते हैं कि ये कॉक फाइट्स जो है बेसिकली लोकल ट्रेडिशन बन चुकी हैं। ह्यूज बेटिंग इसमें इन्वॉल्व रहती है, ब्लैक मनी इन्वॉल्व रहता है। लोग पुलिस से बचने के लिए बेसिकली गाँव के बीच नहीं करते, ये खेतों, मैंगो और कैशो ऑर्किड्स में छुपा कर ये चीज़ें कर रहे हैं। और इस बार जो है बोलते हैं कि 5 लाख से लेके 15 लाख तक हर मैच की बेटिंग इस पे लगाई जा रही है। और फाइट्स कैसे होती हैं बोलते हैं मुर्गों को बेसिकली आलमंड्स, कैश्यू, मीट जो है वो खिलाया जाता है। पैरों में रेज़र ब्लेड्स बाँधे जाते हैं और फाइट में एक मुर्गा जो है कुछ मिनट्स में ही फाइटिंग के दौरान मर जाता है। तो लॉ क्या कहता है? कॉक फाइट बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट जो 1960 का है, उसमें उसके अंडर क्राइम है। और जो एपी आंध्र प्रदेश गेमिंग एक्ट है 1974 का, उसके अंडर भी इल्लीगल है। तो पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए बोला गया है। तो रियल इश्यू यहाँ पर मुर्गों की फाइट नहीं है, बल्कि यहाँ पर ट्रेडिशन, पॉलिटिक्स, ब्लैक मनी और जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ सब एक साथ जो है वो क्लैश कर रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिया टू बी इनवाइटेड टू जॉइन यूएस लेड इनिशिएटिव पैक्स सिलिका सेज एनवॉय। तो यहाँ पर अमेरिका ने कहा है कि नेक्स्ट मंथ इंडिया को पैक्स सिलिका ग्रुप ज्वाइन करने का इनवाइट मिलेगा। तो ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है क्या? ये एक यूएस लेड टेक्नोलॉजी अलायंस है जिसमें कि सेमीकंडक्टर यानी कि चिप्स, क्रिटिकल मिनरल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पर कॉपरेशन होता है। और इसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल, यूएई जैसे कंट्रीज़ भी शा ऑलरेडी हैं और कई भी हैं। तो अब इंडिया को भी इंक्लूड करने का जो मतलब है कि चाइना पर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस कम करना और इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन का कोर बनाना। तो नए जो यूएस एम्बेसडर हैं इंडिया में सर्जियो गौर, उन्होंने बोला है कि जो ट्रेड टेंशन्स हैं, टैरिफ और रशियन ऑयल इशू के बाद जो है इंडिया और यूएस रिलेशंस उसके बाद भी स्ट्रांग है। दोनों कंट्रीज फिर से ट्रेड डील को रिवाइव करना चाहते हैं जो यूएस के 50% टैरिफ की वजह से अटक गए थे। और यहाँ पर ट्रम्प जो नेक्स्ट क्वाड समिट होने वाला है इंडिया में, उसमें भी ट्रम्प के विजिट की बात हुई, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बेसिकली पैक्स सिलिका इनिशिएटिव बनाया क्यों गया है? ये बनाया गया है कि क्योंकि 70 टू 80% जो चिप की सप्लाई है वो चाइना और ताइवान पर डिपेंडेंट है। और यूएस और उसके जो एलाइज हैं वो उनको डर है कि चाइना जो है टेक्नोलॉजी को वेपन बना सकता है। इसीलिए यूएस अपना ट्रस्टेड कंट्रीज का एक क्लब उसने बनाया है और अब इंडिया को भी ज्वाइन करने की उसमें बात की जा रही है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे मोदी मर्ज लॉन्च एनुअल काइट फेस्टिवल इन अहमदाबाद। तो यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2026 का इनॉग्रेशन किया। और इस बार जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज चीफ गेस्ट थे। तो दोनों लीडर्स ने मिलकर काइट उड़ाकर फेस्टिवल स्टार्ट किया। और ये फेस्टिवल जो होता है उत्तरायण मकर संक्रांति से पहले होता है। और यहाँ पर ये सन का जो नॉर्थवर्ड मूवमेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ और समर के आने का जो सेलिब्रेशन है वो होता है। फिर है व्हाट डू टू पीएसएलवी मिशंस फेलियर्स इन अ रो मीन फॉर इसरो। तो हमने फर्स्ट पेज पर देखा पीएसएलवी का C62 भी फेल हो गया, उसका थर्ड स्टेज में प्रॉब्लम आई। C61 भी इससे पहले फेल हो चुका था, उसमें भी थर्ड स्टेज में प्रॉब्लम आई थी। तो नॉर्मली जो बहुत रिलायबल माना जाता है पीएसएलवी रॉकेट लॉन्चर्स के लिए, बेसिकली 2025 में 2 बार फेल हो गया। जो पीएसएलवी का स्टेज 3 है, इसमें क्या हुआ, ये बेसिकली एक सॉलिड इंजन फ्यूल होता है। और C61 फ्लाइट को 203 सेकंड के बाद जो इसका प्रेशर है वो अचानक से गिर गया था। और इसका मतलब है कि या तो इंजन केसिंग में क्रैक आया होगा या फिर नोजल टूट गया होगा या फिर गैस जो है लीक हुई होगी। तो इससे प्रॉपर रॉकेट को थ्रस्ट नहीं मिला और सैटेलाइट ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। और जो C62 में प्रॉब्लम क्यों आई? C62 में बोलते हैं कि रॉकेट का रोल रेट वो डिस्टर्ब हो गया। तो रोल रेट क्या होता है? नॉर्मल केसेस में गैस जो है वो सीधे नीचे निकलती है और रॉकेट सीधा ऊपर जाता है। और लेकिन अगर गैस जो है वो साइड से लीक हो जाए तो क्या होगा कि जो रॉकेट है उसके साथ वो गैस साइड से लीक हुई तो रॉकेट जो है साइड में पुश हुआ और जो है रोल करने लगा। और रॉकेट को साइड पुश मिला, रॉकेट स्पिन करना शुरू किया और कंट्रोल जो है वो सिस्टम संभाल नहीं पाया और मिशन यहाँ पर फेल हो गया। तो रॉकेट को सीधा जाना था बेसिकली, पर इंजन के लीक ने उसे जो है अपनी एक्सिस पर रोटेट कराया। तो इसे इसे ही बेसिकली रोल रेट डिस्टरबेंस कहते हैं, जिसकी वजह से ये मिशन फेल हुआ। तो यहाँ पर बोलते हैं बड़ी गलती क्या हुई कि इसरो ने जो C61 है उसकी डिटेल्स को पब्लिक नहीं किया
और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स से ऑडिट भी नहीं कराया और 8 महीने बाद इसे फिर से C62 लॉन्च कर दिया। फिर से वही सेम प्रॉब्लम आई थर्ड स्टेज में, ये स्टेज फिर से फेल हो गया। तो दोनों फेलियर जो है स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहे हैं कि PSLV का जो थर्ड स्टेज है उसमें सीरियस कोई डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो क्वालिटी कंट्रोल की प्रॉब्लम इसमें है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे सेंटर स्टेप्स इन एज़ 2 निपाह केसेस डिटेक्टेड इन बंगाल। तो निपाह वायरस क्या है? निपाह वायरस एक बहुत डेंजरस ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है। ज़ूनोटिक का मतलब क्या है कि जो जानवरों से इंसान में जो है फैलता है और इसका डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वायरस कहाँ से आता है? बेसिकली इनका जो मेन सोर्स होता है वो फ्रूट बैट्स होते हैं, यानी फ्लाइंग फॉक्सेस। और बैट्स जो है बेसिकली किसी फ्रूट पर वायरस छोड़ देते हैं या फिर पाम सैप है उसमें गिर जाता है। तो अगर वो ह्यूमन वो कंटामिनेटेड जो फ्रूट है या जूस पी लेता है या फिर इन्फेक्टेड पिग या पेशेंट के कांटेक्ट में आता है तो उससे भी हो जाता है ह्यूमंस को। तो इसके सिम्पटम्स क्या है कि फीवर आना, हेडेक होना, बॉडी पेन होना, वॉमिटिंग होना और ब्रेन में स्वेलिंग भी हो जाता है जिसको एन्सेफेलाइटिस भी बोलते हैं, कन्फ्यूजन होना, कोमा इवन डेथ तक हो जाती है। और ये पर्सन टू पर्सन भी फैलता है, जो पेशेंट का सलाइवा है उसके थ्रू, कफ के थ्रू, ब्लड के थ्रू और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी फैलता है। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है, सिर्फ सिम्पटम्स को ट्रीट किया जाता है। मोस्टली जो केसेज़ हैं यहाँ पर केरला और वेस्ट बंगाल के देखे गए हैं और ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसका जो डेथ रेट है काफ़ी बहुत ज़्यादा है और फास्ट स्प्रेड होता है, कोई क्योर नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। तो WHO ने भी इसे प्रायोरिटी पैंडेमिक पोटेंशियल वायरस जो है बोला है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे बोलते हैं अर्ली इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन द की टू इंडियाज़ फ्यूचर। तो यहाँ पर बोलते हैं इंडिया 2047 तक जो है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है। लेकिन ये सिर्फ रोड्स, फैक्ट्रीज़ और डिजिटाइज़ेशन से पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहला जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल चाहिए और इसका ये बेस बनता है अर्ली चाइल्डहुड जो 0 से 8 साल के बच्चों के लिए है। तो अर्ली चाइल्डहुड सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? अर्ली चाइल्डहुड के जो पहले बचपन के जो फर्स्ट 1000 डेज़ हैं, यानी कि जो कंसेप्शन से 2 साल तक और अगले जो 2000 डेज़ हैं, यानी कि 2 से 8 साल तक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइम पे जो बच्चा है उसके ब्रेन का 80 टू 85% डेवलपमेंट होता है, इमोशनल कंट्रोल सीखता है, लर्निंग कैपेबिलिटी डेवलप करता है, फिज़िकल हेल्थ बनाता है और इसी पीरियड में ये सारी चीज़ें सेट होती हैं। तो WHO और यूनिसेफ इस जो पीरियड है ये बेसिकली इस पीरियड को विंडो ऑफ अपॉर्च्युनिटी कहते हैं। अगर यहाँ पर बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो फ्यूचर वर्कफोर्स जो है वो वीक हो जाएगा। तो इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट हुआ तो इसके इकोनॉमिक रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं, जैसे कि हेल्थ, स्मार्ट और इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो है बच्चे होंगे तो वो ज़्यादा पढ़ते हैं, अच्छी स्किल सीखते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो गवर्नमेंट का बेसिकली बोलते हैं कि हेल्थ पर खर्चा इससे कम होता है, सोशल वेलफेयर कम करना पड़ता है और प्रोडक्टिविटी भी सोसाइटी की ज़्यादा रहती है। और ये बेसिकली ये मॉडल यूएस, फ़िनलैंड और साउथ कोरिया ने ये मॉडल जो है प्रूव किया है। तो इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने बोलते हैं इन्फैंट मोर्टेलिटी जो है रेट है वो कम किया है, इम्यूनाइज़ेशन वो बढ़ाई है और आंगनवाड़ी और जो पोषण है, ये जैसे स्कीम से इस चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन इन स्कीम्स में भी फ़ोकस ज़्यादातर यही है कि जो है जो बच्चा है वो मर ना जाए, वैक्सीनेशन मिल जाए उसको और उसे जो है खाना भी मिल जाए। तो ये सब सर्वाइवल के लिए है, यानी बच्चा ज़िंदा रहे। लेकिन आर्टिकल कहता है सिर्फ़ ज़िंदा रहना काफ़ी नहीं है, बच्चा स्मार्ट, हेल्दी, कॉन्फिडेंट और स्किल्ड भी बनना चाहिए। और आज की प्रॉब्लम क्या है कि मिडल क्लास और जो रिच बच्चे हैं, उनमें ओबेसिटी, स्क्रीन एडिक्शन, इमोशनल प्रॉब्लम्स ये सब फेस कर रहे हैं और इसीलिए अर्ली चाइल्डहुड जो केयर है, वो सिर्फ़ पुअर्स के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होना चाहिए। यहाँ पर बोलते हैं करना क्या चाहिए? बोलते हैं प्री मैरिज और जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग होनी चाहिए, जिसमें कि शादी और प्रेगनेंसी से पहले न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, लाइफ़स्टाइल जो है इन पर कपल्स को गाइड किया जा सके। और सेकंड बोलते हैं कि पेरेंट्स को अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट सिखाना होगा। पेरेंट्स को बताया जाए कि बेबी से बात करना, कहानी सुनाना, गाना, इमोशनल बॉन्डिंग ये सब जो है ब्रेन कनेक्शंस बनाता है। और थर्ड बोलते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर बोलते हैं पेरेंट्स को ट्रेन किया जाए हाइट, वेट और सोशल बिहेवियर और अगर कोई डिले हो तो वहाँ पर जल्दी ट्रीटमेंट मिले।
और फोर्थ बोलते हैं कि 2 से 5 साल के बच्चों पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इस एज में उनको न्यूट्रिशन, इमोशनल कंट्रोल, हैबिट्स और लर्निंग फ्यूचर में यही सब शेप होती हैं बोलते हैं। और फिफ्थ बोलते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन को जोड़ना, यानी ये सब अलग-अलग चलते हैं। आर्टिकल कहता है स्कूल सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशनल इमोशनल केयर का हब बनना चाहिए। और सिक्स्थ बोलते हैं यहाँ पर फर्स्ट 3000 जो डेज़ हैं उनको नेशनल मिशन बनाना होगा। और फिर जो सेवेंथ बोलते हैं कि होल सोसाइटी मूवमेंट चाहिए, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि स्कूल्स, एनजीओज़, सीएसआर और जो पेरेंट्स हैं सब मिलकर चाइल्ड डेवलपमेंट को मूवमेंट बनाना चाहिए। क्योंकि अगर चिल्ड्रंस स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो यूथ स्ट्रॉन्ग रहेगा, यूथ स्ट्रॉन्ग रहेगी तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी और हमारा जो विकसित भारत का एम है वो भी अचीव होगा। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे अ बिल दैट रीइमेजिन्स हायर एजुकेशन रेगुलेशन। तो यहाँ पर इस आर्टिकल का मेन आइडिया ये है कि इंडिया को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। तो उसके लिए सिर्फ डिग्रीज नहीं बल्कि सोशली रिस्पॉन्सिबल, स्किल्ड और एथिकल सिटीजन्स चाहिए। और इसलिए गवर्नमेंट ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया है। तो प्रॉब्लम क्या है बोलते हैं, आज का प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, हज़ारों की संख्या में जो है कॉलेजेस हैं, करोड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, पर रेगुलेशन जो है यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई इन जैसे मल्टीपल बॉडीज़ के पास है। हर जगह यहाँ पर पेपर वर्क, इंस्पेक्शन और अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो कॉलेजेस बोलते हैं कि टीचर्स और रिसर्च के बजाय फाइल्स और कंप्लायंस में जो है फंसे रहते हैं और इससे एजुकेशन का जो फोकस है क्वालिटी से हटकर एक फॉर्मेलिटी तक जो है रह जाता है। और नया बिल क्या करेगा, नया बिल में बोला गया है कि ये बिल जो यूजीसी, आईसीटी और एनसीटीई है, इसको हटाकर एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी बनाएगा और जिसका नाम होगा विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान। और इसके अंदर 3 अलग-अलग काउंसिल होंगी, एक रेगुलेशन के लिए, एक एक्रीडिटेशन यानी कि रैंकिंग और क्वालिटी चेक के लिए और एक एकेडमिक स्टैंडर्ड्स के लिए। तो सबका रोल अलग-अलग होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे और ज़्यादा ट्रस्ट होगा। और यहाँ पर बोलते हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, यानी कि सब कॉलेजेस अपना जो डेटा है ऑनलाइन अपलोड करेंगे, यानी कि फैकल्टी, फंड्स, इंफ्रा और जो रिजल्ट्स हैं और गवर्नेंस है, ये सब चीज़ें। तो ये इससे बेसिकली क्या होगा कि एक सिंगल विंडो बनेगा क्लियरेंस का, ट्रांसपेरेंट रहेगा सिस्टम और फेसलेस सिस्टम भी जो है यूज़ किया जा सकेगा। तो इससे बेसिकली टोटल फ़ायदा क्या होगा, स्टूडेंट्स को बेटर कॉलेजेस और जो कोर्सेज़ हैं वो मिलेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ एजुकेशन को, इंडियन एजुकेशन को अलाइन किया जा सकेगा। करप्शन लेस होगा और डिलेज़ कम होंगे और साथ ही में ऑटोनॉमी जो है वो भी बढ़ेगी। तो बोलते हैं कि अच्छे कॉलेजेस को फ्रीडम मिलेगी इनोवेशन के लिए भी इसमें। तो स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम का मतलब है स्ट्रॉन्ग सिटीजन्स, इसका मतलब है विकसित भारत, हमारा जो गोल है वो अचीव हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इसरो मस्ट बिगिन रीबिल्डिंग क्वालिटी एश्योरेंस प्रोटोकॉल। तो ये आर्टिकल का मेन मैसेज ये है कि इसरो का जो पीएसएलवी रॉकेट है ये 2 बार फेलियर हुआ, सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बल्कि सिस्टम लेवल प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें क्या गलत हुआ बोलते हैं कि मई 2025 में पीएसएलवी सी 61 सी 61 थर्ड स्टेज का इसमें प्रेशर गिर गया, रॉकेट फेल हो गया। और जनवरी 2026 में पीएसएलवी सी 62 इसमें थर्ड स्टेज में रोल रेट डिस्टर्बेंस, जो कि मैंने आपको पिछली न्यूज़ में बताया क्या होता है। बोलते हैं दोनों बार सेम स्टेज में यानी कि स्टेज 3 में प्रॉब्लम आई और सेम पैटर्न दिख रहा है। इसका मतलब है ये रैंडम नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग या फिर क्वालिटी कंट्रोल का इश्यू हो सकता है। तो इसरो ने रिपोर्ट में क्यों नहीं दिखाया ये? बोलते हैं कि सी 61 के बाद जो है फेलियर एनालिसिस कमिटी ने रिपोर्ट बनाई, लेकिन उसको पब्लिक नहीं दिखाया गया और सिर्फ पीएमओ को दी गई ये रिपोर्ट। तो इसरो ने सिर्फ बोला कि स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट कर दिया गया है, रॉकेट रेडी है और 8 महीने बाद फिर से लॉन्च कर दिया गया जो फिर से फेल हो गया। और अब इससे इंडिया को क्या नुकसान होगा? बेसिकली जो पीएसएलवी है उसको एक कमर्शियल रॉकेट बनाया जा रहा था, जिसमें कि फॉरेन कंपनीज़ अपने सैटेलाइट्स इसमें भेजती हैं, उसके बदले इसरो चार्ज करता है। तो अब बोलते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज़ जो है कहेंगी रॉकेट रिस्की है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो बढ़ाना होगा और लॉन्च भी महँगा हो जाएगा और कस्टमर जो है वो बेसिकली भाग सकते हैं। तो ये इंडिया का के स्पेस बिज़नेस इमेज को हर्ट करता है। तो आर्टिकल क्लियर बोलता है कि जो सी 61 है उसका फुल फेलियर रिपोर्ट जो है पब्लिक होना चाहिए, ताकि जो है गलती समझ में आ जाए और क्वालिटी सिस्टम ठीक हो, पब्लिक और कस्टमर्स का ट्रस्ट जो है वापस से इसमें बिल्ड हो पीएसएलवी में।
फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, वाई आर्टिकल 6 इज अ पावरफुल टूल फॉर इंडिया। तो आर्टिकल 6 किस चीज का? आर्टिकल 6 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का। ये वो हिस्सा है जो कंट्रीज को आपस में कार्बन क्रेडिट्स ट्रेड करने की इजाजत देता है। तो कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है कि अगर इंडिया में कोई प्रोजेक्ट लगता है, जैसे सोलर प्लांट, विंड फार्म और ग्रीन हाइड्रोजन का, और उससे जो पॉल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, तो इंडिया को कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं। और अब आर्टिकल 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 6 बोलता है कि ये जो क्रेडिट्स हैं, तो इंडिया इन क्रेडिट्स को क्या कर सकता है? जापान, यूरोपियन यूनियन या किसी और कंट्री को बेच सकता है, और वो कंट्रीज अपने क्लाइमेट जो टारगेट्स है उसमें क्रेडिट्स को काउंट कर सकते हैं, और यानी कि एमिशन रिडक्शंस में। तो इंडिया को डॉलर्स में पैसा मिलता है, टेक्नोलॉजी मिलती है, प्लस इन्वेस्टमेंट जो है वो मिलता है इससे। आर्टिकल 6 के दो पार्ट हैं, एक तो कंट्री टू कंट्री डील कर सकते हैं इंडिया और जापान जैसे, एक ये 6.2 में, और 6.4 जिसमें कि यूएन कंट्रोल्ड ग्लोबल कार्बन मार्केट रहेगा, इसके थ्रू भी डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बोलता है इंडिया अब जो है ग्लोबल कार्बन मार्केट का एक्टिव प्लेयर बन रहा है, और जो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 में पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल जो 6 है ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गया है, जिसमें कि कंट्रीज कार्बन क्रेडिट के थ्रू आपस में क्लाइमेट कॉपरेशन कर सकती हैं। तो यहाँ पर अगस्त 2025 में इंडिया ने जापान के साथ जॉइंट कॉपरेशन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म साइन करके ऑफिशियली सिस्टम में एंट्री ली है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि इंडिया को ग्रीन टेक्नोलॉजी मिलेगी, क्लाइमेट फाइनेंस आएगा, और इंडस्ट्री लो कार्बन जो है वो बनाएगी। तो गवर्नमेंट ने 13 की सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए जहाँ से कार्बन क्रेडिट जनरेट होंगे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी विद स्टोरेज, और ऑफशोर विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोगैस, इलेक्ट्रिक एंड फ्यूल सेल व्हीकल्स, एनर्जी एफिशिएंसी, कार्बन कैप्चर, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इन सब से। और ये सब इंडिया को कोल पर डिपेंडेंसी जो है कम करने में हेल्प करेंगे। और लेकिन अब चैलेंज ये है इनके एग्जीक्यूशन का, यानी कि क्लियर रूल्स जो है वो बनाने होंगे, और कार्बन प्रोजेक्ट्स को फास्ट अप्रूवल देना होगा। कार्बन रिमूवल यानी कि बायोचार और वेदर रॉक वेदरिंग, ये मार्केट डेवलप करना होगा। डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जो है पार्टनरशिप बढ़ानी होगी। और ओवरऑल आर्टिकल 6 जो है इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक और क्लाइमेट अपॉर्चुनिटी है, जिससे इंडिया क्लीन ग्रोथ के साथ जो है ग्लोबल कार्बन ट्रेड का लीडर बन सकता है, इसमें बोला गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर रोहिंग्यास के बारे में, पहले रोहिंग्यास के बारे में देख लेते हैं। रोहिंग्यास बेसिकली मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जो म्यांमार के बर्मा के राखीनी स्टेट जो है, राखीनी स्टेट यहाँ पर सदियों से रहती आ रही हैं। और म्यांमार की गवर्नमेंट इन्हें अपना सिटीजन नहीं मानती और कहती है कि वो बांग्लादेश से जो आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स हैं, और इसी वजह से यहाँ पर इनको सिटीजनशिप नहीं मिलती। वोट वोट और एजुकेशन, ट्रैवल करना, इन सब पर रेस्ट्रिक्शन है, और मेडिकल केयर, जॉब, लैंड, ये सब भी लिमिटेड है उनके लिए। तो यहाँ पर 2017 में म्यांमार आर्मी ने इन पर ब्रूटल क्रैकडाउन किया, वहाँ के गांव जला दिए, मास रेप्स, किलिंग हुई, और इस वायलेंस के बाद जो है 10 लाख से ज़्यादा रोहिंग्यास वो बांग्लादेश जो है भाग गए, और आज भी वो रिफ्यूज कैंप्स में रह रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है कि गाम्बिया में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में म्यांमार पर रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ काफी जीनोसाइड का सीरियस केस चल रहा है, और द गाम्बिया में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि म्यांमार ने 2017 में रोहिंग्या कम्युनिटीज को जानबूझकर निशाना बनाया ताकि उन्हें जो है खत्म किया जा सके। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो म्यांमार आर्मी और मिलिटियाज ने रेप, मर्डर और घर जलाना और बच्चों तक को जिंदा जलाने जैसे क्राइम्स जो है वो किए हैं, और इस वॉयलेंस के बाद लैक्स ऑफ जो रोहिंग्याज है बांग्लादेश भाग गए, और आज 1.7 मिलियन रोहिंग्या जो है कॉक्स बाजार जो बांग्लादेश का है वहाँ पर रेफ्यूज कैंप्स में रह रहे हैं। तो यूएस और यूनाइटेड नेशन पहले से ही जो है इसको जिनोसाइड कह चुके हैं, जबकि म्यांमार इसे डिनाई करता रहा है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, जापान सेट सेल फॉर रेयर अर्थ ऑन चाइना सप्लाई इशू। तो यहाँ पर जापान ने बेसिकली चाइना पर रेयर अर्थ मिनरल के डिपेंडेंस को कम करने के लिए एक बड़ा स्टेप उठाया है। उसका एक स्पेशल माइनिंग शिप जिसका नाम है चिक्यू, ये एक रिमोट आइलैंड पर जो है मितोरी के पास भेजा गया है, जहाँ पर जो समुद्र है उसके 6 किलोमीटर नीचे के मड से वो रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने का एक्सपेरिमेंट होगा, जो दुनिया में पहली बार कॉन्टिन्यूअस तरीके से किया जा रहा है। तो रेयर अर्थ बोलते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, डिफेंस और जो हाई टेक इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और चाइना अब तक दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है इस रेयर अर्थ मेटल्स में। लेकिन चाइना ने जापान पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, और लगाने शुरू कर दिए हैं, इसीलिए जापान अपना जो डोमेस्टिक सोर्स है वो बनाना चाहता है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है तो जापान अपने ही ओशन में
क्रिटिकल मिनरल्स प्रोड्यूस कर पाएगा, जो उसकी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए, जो चाइना पर हेविली डिपेंड करती है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, सोलर पैनल्स यील्ड फार मोर एनर्जी पर एकड़ देन बायोफ्यूल्स। तो बोलते हैं आज दुनिया भर में बायोफ्यूल्स जैसे कि एथेनॉल और बायोडीजल, ये बेसिकली इनको ग्रीन एनर्जी समझा जाता है, लेकिन ये लैंड और क्लाइमेट के हिसाब से बहुत इनएफिशिएंट है, ऐसा बोलते हैं। और बायोफ्यूल्स बनाने के लिए दुनिया भर में लगभग 32 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन यूज़ करती है, लगभग जर्मनी जितनी बड़ी एरिया, फिर भी जो है 3 से 4% से ट्रांसपोर्ट एनर्जी मिलती है। और बोलते हैं कि अगर यही ज़मीन का यूज़ जो है सोलर पैनल्स के लिए यूज़ किया जाए, तो 32,000 टेरावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, जो दुनिया की आज की टोटल इलेक्ट्रिसिटी के बराबर है। और अगर ये जो है ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाए यही एनर्जी, तो कार्स और ट्रक्स को सिर्फ 7,000 टेरावाट आवर चाहिए। मतलब बायोफ्यूल्स वाली ज़मीन का सिर्फ 1/4 हिस्सा यूज़ करके पूरी दुनिया का जो रोड ट्रांसपोर्ट है, वो पूरी दुनिया का चला सकता है। तो इसका रीज़न क्या है कि जो क्रॉप्स हैं, वो सनलाइट का जो 1% से भी कम एनर्जी जो है वो फ्यूल में बदलते हैं, और सोलर पैनल्स 15 से 25% तक सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बायोफ्यूल्स के लिए ज़मीन यूज़ करना क्लाइमेट के लिए वेस्टफुल है। सोलर प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा क्लीन, सस्ता और एफिशिएंट है, और जो बची हुई ज़मीन है, उसपे फूड, फॉरेस्ट और एविएशन फ्यूल के लिए जो है वो यूज़ हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ ट्रम्प इज़ वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली कह रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर जो मिलिट्री एक्शन किया, वो सिर्फ ड्रग्स के खिलाफ नहीं बल्कि ऑयल्स के लिए भी है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने ओपनली बोला कि मदुराओ जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे, और उनकी वाइफ को अरेस्ट करना एक स्पेक्टेकुलर असॉल्ट था, और अब अमेरिका जो है वेनेजुएला को रन करेगा, और वहाँ के ऑयल से अपना जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा। तो वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, इसलिए रियल इंटरेस्ट वहाँ का ऑयल है। तो बोलते हैं कि ड्रग्स का जो एक्सक्यूज़ है वो वीक है, क्योंकि अमेरिका में ओवरडोज़ जो डेथ्स होती हैं, वो 69% फेंटेनिल ड्रग की वजह से होती हैं, और ये जो ड्रग है, ये केमिकल है, ये चाइना में बनता है और चाइना से आता है, और वेनेजुएला से नहीं आता। और वेनेजुएला वो अमेरिका में कोकेन का भी मेजर सोर्स नहीं है, और ये एक्शन जो है वो इल्लीगल माना जा रहा है इंटरनेशनली, क्योंकि यूएन चार्टर के हिसाब से किसी कंट्री पर फोर्स यूज़ करना वो बेसिकली प्रोहिबिटेड है, और जब तक यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अलाउ नहीं ना करे या सेल्फ डिफेंस ना हो। तो आर्टिकल ये भी एक्सप्लेन करता है कि पहले वर्ल्ड में यूएस और सोवियत यूनियन का बैलेंस पावर होता था, इसीलिए कोई भी सुपर पावर जो है मनमानी नहीं कर सकती थी, लेकिन जो सोवियत यूनियन है उसके टूटने के बाद यूएस अकेला सुपर पावर बन गया, और अब इराक, लीबिया, सीरिया जैसे देशों में जो है रजीम्स गिराता है यूएस, और आज सिर्फ चाइना और कुछ हद तक रशिया भी ही जो है यूएस को बैलेंस कर सकते हैं। तो इंडिया के लिए मैसेज यही है कि अब उसे अपनी मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ानी होगी, क्योंकि यूएस पर ब्लाइंड ट्रस्ट रिस्की हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, चाइनाज रिएक्टर पुशेस डेंसिटी लिमिट वाइडन्स पावर पाथ टू पावर। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि चाइना का ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर ने एक बड़ा काम कर दिखाया है। उसने क्या किया है कि जो प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा बेसिकली मैटर का फोर्थ स्टेज होता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है, वैसे ही प्लाज्मा जो है फोर्थ स्टेज होता है, जो सुपर हॉट गैस होता है। और ये किसमें-किसमें देखने को मिलता है, सन में देखने को मिलता है, लाइटनिंग में देखने को मिलता है, ट्यूब लाइट्स, नियॉन, ये सब चीज़ें, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, इन सब में प्लाज़्मा का यूज़ होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ये कैरी कर सकता है। अभी क्या है, चाइना के इस रिएक्टर ने बेसिकली प्लाज़्मा को नॉर्मल लिमिट से 65% ज़्यादा डेंस बनाकर भी स्टेबल रखा, और ये बेसिकली फ्यूजन जो है पावर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्यूज़न क्या होता है? फ्यूज़न वही चीज़ है जो कि सन में होता है। हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर इतनी ज़ोर से बेसिकली कोलाइड करते हैं, फ्यूज़ करते हैं कि उससे हीलियम बनता है, और बहुत सारी एनर्जी जो है वो निकलती है, रेडिएट होती है। और इस फ्यूज़न प्रोसेस को कराने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स एक जगह चाहिए होते हैं। प्लाज़्मा को स्टेबल बैंड में रखना होता है। प्रॉब्लम क्या थी अभी तक? जो तोकामक रिएक्टर है, ये डोनट शेप की मशीन था। इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन फिल करते ही प्लाज़्मा वो कोलैप्स हो जाता था, और इसी मैक्सिमम लिमिट को कहते हैं बेसिकली ग्रीन वर्ल्ड लिमिट।
ग्रीन वर्ल्ड लिमिट इसी को बोलते हैं और इससे आगे जाना इम्पॉसिबल माना जाता था इस लिमिट से आगे। तो चाइना ने क्या किया है, चाइना ने ग्रीन वर्ल्ड लिमिट से 1.65 टाइम्स ज़्यादा जो है डेंस कर दिया और फिर जो है प्लाज़्मा को फिर भी जो है प्लाज़्मा यहाँ पर स्टेबल रहा और ये पहली बार हुआ है। तो कैसे किया उन्होंने? उन्होंने 3 ट्रिक्स यूज़ की। बोलते हैं कि जो माइक्रोवेव से इलेक्ट्रॉन को पहले इलेक्ट्रॉन्स को गरम किया और ज़्यादा गैस उसमें जा फिर उसके बाद फिल की और रिएक्टर्स की वॉल पर जो रिएक्टर्स हैं उनकी वॉल पर लिथियम की कोटिंग की। तो इससे क्या हुआ बेसिकली जो वॉल है वो बेसिकली ठंडी रही और प्लाज़्मा जो है वो क्लीन रहा और ज़्यादा हाइड्रोजन पैक हो सका इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फ्यूचर रिएक्टर्स ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो फ़िल कर सकते हैं, तो फ्यूज़न जो है वो आसान हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी बनाना वो भी काफ़ी रियलिस्टिक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा बेसिकली जो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है जो कि फ्रांस में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है और जो फ्रांस में बन रहा है, इसका जो मेन एम है कि सन जैसी एनर्जी जो है अर्थ पर भी बनाना। तो ये बेसिकली आईटीआर जो फ्रांस में प्रोजेक्ट है उसके लिए बहुत बड़ा उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जिसमें इंडिया भी पार्टनर है। तो चाइना ने फ्यूजन रिएक्टर में फ्यूल ज़्यादा फिल करने से जो नए डोर्स हैं वो ओपन कर दिए हैं। ये बेसिकली क्लीन अनलिमिटेड एनर्जी की तरफ एक बड़ा स्टेप है। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रम्प्स ग्रीनलैंड थ्रेट ट्रिगर्स सर्च फॉर शेल्टर बियॉन्ड गोल्ड डिफेंस। तो यहाँ पर बोलते हैं कि ट्रम्प का जो ग्रीनलैंड पर कंट्रोल करने के थ्रेट्स हैं और वेनेजुएला पर मिलिट्री एक्शन जो उन्होंने लिया, उसके बाद इन्वेस्टर ज़्यादा नर्वस हो गए हैं। इससे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं वो इन जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से लोग सेफ एसेट्स की तरफ भाग रहे हैं, जैसे कि गोल्ड और यूरोपियन डिफेंस स्टॉक्स की तरफ। गोल्ड पिछले हफ्ते जो है बोलते हैं 4% से ज़्यादा बढ़कर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया क्योंकि जब दुनिया में टेंशन्स होती हैं, इनस्टेबिलिटी होती है तो गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है और साथ ही यूरोप को लग रहा है कि अगर अमेरिका पर भरोसा कम हुआ तो उन्हें अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए डिफेंस कंपनीज के शेयर्स जो है यूरोप में काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं ऊपर और अभी बाकी मार्केट ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर यूएस ग्रीनलैंड पर फोर्स यूज़ करता है, तो ग्लोबल मार्केट्स बेसिकली बोलते हैं डॉलर और बॉन्ड्स में जो है डॉलर्स और बॉन्ड्स में बड़ा झटका आ सकता है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा और कुछ भी वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।